हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो हमारा लेक्चर होगा हिस्ट्री का लेक्चर होगा और आज जो हम जानेंगे वो नेहरू युग के बारे में जानेंगे। इसके पहले जो हमने जान लिया था भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के बारे में हमने जान लिया और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना जो थी क्या थी योजना और एटली का घोषणा पत्र और इसके क्या तथ्य थे ये सब हमने जो है जान लिया। आज जो हमारा लेक्चर है वो नेहरू युग से रिलेटेड है। 1947 से लेकर के 1944 तक 1964 तक की जो लेक्चर है ये नेहरू युग के बारे में होगा। तो चलिए हम चलते हैं कि नेहरू युग के बारे में सबसे पहले नेहरू से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स थे और क्या क्या नेहरू के युग में जो है कार्यकलाप हुए, इसके बारे में हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे और इसके बाद हम डायरेक्ट जो है मिडवेल हिस्ट्री पे चलेंगे और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री पे हम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सेट कर लेते हैं और नेहरू युग जो था वो 1947 से लेकर के 1964 तक का युग जो था वो नेहरू युग जो है उसे बोला जाता था। ये नेहरू जी का काल एक प्रकार से कह सकते थे। नेहरू जी का युग जो है इसको बोला जाता था। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं नेहरू जी। सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू के जन्म के बारे में अगर जो बात करें, जीवन परिचय उनका क्या था, तो इसकी बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म हुआ था वो ये 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था इनका जो जन्म। 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो मोतीलाल नेहरू था और इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। माता का नाम इनकी स्वरूप रानी था। इतना कर लेते हैं इसको। माता का नाम इनकी जो है स्वरूप रानी था और पत्नी 1916 ईस्वी में इनका जो विवाह हुआ था वो कमला नेहरू से हुआ था। इनकी पुत्री 1917 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। इनकी जो पुत्री थी वो इंदिरा गांधी, उनका जो है 1917 ईस्वी में जो है जन्म हुआ था और 1915 ईस्वी में इन्होंने जो है पहली बार जो है नए प्रेस कानून के विरोध में एक संक्षिप्त भाषण भी इन्होंने दिया था 1915 ईस्वी में। और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ करके इस आंदोलन में क्या हो गए थे, सम्मिलित हो गए थे। एक प्रकार के एडवोकेट थे तो इसमें जो है सम्मिलित हुए थे। 1929 ईस्वी में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे और पूर्ण स्वराज्य की जो है इन्होंने घोषणा की थी। 1929 ईस्वी में हमने बताया होगा कि इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की जो है मांग करने की बात कही थी 1929 ईस्वी में। और 28 फरवरी 1936 ईस्वी को लंबी बीमारी के कारण इनकी पत्नी जो थी वो कमला नेहरू, इनका जो है निधन हो गया था। इनकी जो वाइफ थी इनका जो है 28 फरवरी 1936 ईस्वी को निधन हो गया था बीमारी की वजह से। इसके बाद जो है 1936 ईस्वी में लखनऊ और फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। 1936 ईस्वी में जो है लखनऊपुर एवं फैजपुर में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसके ये अध्यक्ष भी रहे थे और 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार में के उपाध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। इसके बाद स्वतंत्र भारत के ये पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। अगर जो बात करें स्वतंत्र भारत के ये पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। और नेहरू की अगर जो मृत्यु की बात करें तो 1964 ईस्वी में नेहरू की जो है वो मृत्यु हुई थी। नेहरू के दार्शनिक स्वरूप की अगर जो बात करें, क्या मतलब इन्होंने मतलब इनके जीवन में आया था, तो नेहरू के किसी भी धर्म विशेष में विश्वास नहीं करते थे। ये किसी में धर्म विशेष में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन व्यवहार में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे और कभी भी ये अपने आप को प्रकृति पूजक बताते थे।
सॉरी, कभी कभी ये जो है अपने आप को क्या बोलते थे, प्रकृति का पूजक, मतलब प्रकृति को पूजने वाले अपने आप को बताते थे। और इनका जो दृष्टिकोण था वैज्ञानिक था और सत्य और अनुभूति के माध्यम से ये प्राप्त करना चाहते थे। सत्य को अनुभूति के माध्यम से ये प्राप्त करना चाहते थे। मतलब इनका एक प्रकार से जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, पुरानी परंपराओं पर आधारित नहीं था। ये इनके जो दार्शनिक एक प्रकार से मतलब इनके जीवन पर एक इनका जो व्यक्तित्व ऐसा था। नेहरू जी ने जो परंपरा विरोधी नहीं थे, ये किसी की परंपरा का विरोध नहीं करते थे, किंतु मानव के विकास में बाधा डालने वाली परंपराओं से नफरत भी करते थे। मतलब जो मानव के विकास में बाधा डालती होंगी ऐसी परंपराओं को ये ठुकराते थे। और नेहरू के चिंतन और पिता में मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी की अगर जो बात करें, और जो थी एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और कार्ल मार्क्स, आइंस्टीन एवं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से इनको क्या इन्होंने मतलब इन्होंने प्रभावित किया था। और इनके चिंतन और व्यवहारिक पक्ष को निखारने की इनमें निर्णायक जो है भूमिका गांधी जी की ही रही थी। ये वैज्ञानिक चेतना को प्रबल पक्षधर और उसको जीवन की समस्याओं को समाधान मानते थे। वैज्ञानिक परंपराओं को ये प्रबल पक्षधर मानते थे और उसको क्या मानते थे, एक प्रकार से जीवन की समस्याओं का समाधान भी मानते थे। नेहरू का गीता का भारी जो है प्रभाव था और गीता के कर्म के संदेश को इन्होंने अपने जीवन में भी उतारा था। जो गीता में कर्म का संदेश था तो उसको अपने जीवन में उतारा था। और नेहरू जो है समाजवादी विचार क्या था नेहरू का, नेहरू समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। उनका मानना था कि विश्व की भारत की जो है सभी समस्याओं का समाधान एक ही मात्र मार्ग है, समाजवाद। नेहरू का समाजवादी अवधारणा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रश्रय देती है और लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से नेहरू समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। ये समाजवाद की स्थापना के लिए जो है हिंसात्मक साधनों के पक्ष में नहीं थे, ये लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। ये लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर भी थे। नेहरू समाजवाद को जो है भारत की प्रगति के अघोम अस्त्र मानते थे। ये अघोम अस्त्र मानते थे, किंतु ये संपत्ति हरण के सिद्धांत के पक्षधर नहीं थे। मतलब जो संपत्ति का हरण किया जाए वो उसके जो है पक्षधर नहीं थे, बल्कि मुआवजा देकर इकाइयों को प्राप्त करने में विश्वास करते थे। मतलब उसको मुआवजा दे दिया जाए तब उसको उसकी जमीन को एक प्रकार से लिया जाए, तो ये इसमें विश्वास रखते थे। अगली बात है देशी रियासतों का विलय। भारत शासन अधिनियम 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत शासन नहीं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में कहा गया कि देश की रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार जो है भारत और पाकिस्तान में मिल सकती हैं। मतलब जो देश की रियासतें थीं वो अपनी इच्छा अनुसार भारत में और पाकिस्तान में मिल सकती हैं। अगर जो कोई रियासत ना भारत में मिलती है ना पाकिस्तान में मिलती है तो वो ब्रिटिश आधिपत्य में रहेगी। ऐसा जो है अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन योजना में कहा था। गांधी जी गृह मंत्री जो सरदार पटेल तथा उनके सलाहकार जो थे वीपी मेमन ने जो है देशी राज्यों के नहीं बल्कि भक्ति को प्रेरित किया था। देशी राज्यों को एक प्रकार से भक्ति को प्रेरित किया था। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी में 136 देशी राज्यों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर भी किए थे। इसके बाद जो है अन्य देशी राज्यों के दबाव के बाद जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे देशी रियासतों पर पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। ये वाले जो थे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये जो है देशी रियासतें जो थी पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। ये स्वतंत्र रहना चाहती थी। अक्टूबर 1947 ईस्वी में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने अब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, तो यहाँ के जो शासक थे वो हरि सिंह ने, यहाँ के शासक हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया कि मतलब कश्मीर को जो है भारत में विलय कर लिया जाए, एक प्रकार से हमारी रक्षा कीजिए, भारत के जो है इन्होंने आग्रह किया था। और इस प्रकार से मतलब और
उसमें कुछ रूल्स लगाए थे कि हमारा जो है संविधान वो एक प्रकार से हम भारत का संविधान हमारे देश पे पूरी तरह से एक प्रकार से लागू नहीं होगा, उसमें कुछ रूल्स होंगे जो हमारे ही रहेंगे। तो इस प्रकार से अब तक जो था कि जम्मू कश्मीर पे जो है मतलब भारत का संविधान लागू नहीं होता था। हैदराबाद के निजाम अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता था। हैदराबाद का जो निजाम था अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना था, लेकिन जनता के भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहती थी। जनता जो थी वो भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहती थी और 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद में विलय पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए थे। अब ये ध्यान रखना, वो भी 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र हुआ था और इसमें भी ध्यान रखना ये 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? हैदराबाद ने किए थे। इसके बाद पुर्तगाली इन क्षेत्रों को खाली करना नहीं चाहते थे। जो मतलब क्षेत्र पड़े थे, कुछ क्षेत्र पुर्तगालियों के अंडर में थे, तो पुर्तगाली उनको क्षेत्रों को मतलब खाली भी नहीं करना चाहते थे। अंततः 1961 ईस्वी में सैनिक कार्रवाई करके इन्हें पुर्तगालियों के आधिपत्य से स्वतंत्र कराया गया था। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो पुर्तगालियों के अंडर में थे, तो उनको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इनको 1961 ईस्वी में जैसे गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गया, यहाँ से पुर्तगालियों को रिहा कराया गया था। गोवा को स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश एक प्रकार से बनाया गया था। उसके बाद नेहरू की अगर जो विदेश नीति की बात करें तो अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाले के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जिस विदेश नीति की घोषणा की वह आगे चलकर गुटनिरपेक्ष अवधारणा के रूप में विकसित हुई। मतलब एक प्रकार से गुट बन गया। जो मतलब कार्यभार संभालने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति की घोषणा की। जो उन्होंने विदेश नीति की अपनी घोषणा की थी वो आगे चल करके एक गुटनिरपेक्ष की अवधारणा में विकसित हो गई, मतलब में विकसित हुई। नेहरू जो थे 7 दिसंबर 1946 ईस्वी को कहा था कि हम अपनी इच्छा से इतिहास का निर्माण करेंगे। नेहरू ने कहा था 7 दिसंबर 1946 को बोला था इन्होंने कि हम अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से इतिहास का निर्माण करेंगे। और उन्होंने कहा था कि हमारा जो प्रस्ताव है, मतलब जो हमारा ये प्रस्ताव है, यहाँ पे एक प्रकार से ये संभव जहां तक हो सकता है हम समूहों की शक्ति राजनीति से दूर रखेंगे। और उसके बाद में क्योंकि इस प्रकार की जो गुटबंदी से जो है विश्व युद्ध हो चुके थे, मतलब इस प्रकार के जो गुटबंदी हो रहे थे उसके कारण से विश्व युद्ध भी हो चुके थे। गुट निरपेक्षता की नीति जो थी अपनाने वाले जो है भारत पहला देश था। गुट निरपेक्ष एक प्रकार से अपनाने वाला भारत पहला देश था और भारत की जो है नीति सकारात्मक सक्रिय रूप से राजनीतिक में भाग लेने की नीति थी। नेहरू की अगर जो विदेश नीति की अगर जो बात करें तो कुछ प्राथमिकताएं रही हैं और देश के आर्थिक विकास में देशी मामलों में कार्य करने की जो स्वतंत्रता, देश की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता सुरक्षित रखना और विश्व शांति में एक प्रकार से विश्व शांति के लिए एक प्रकार से प्रेरित होना, विश्व शांति थी। अब गुट निरपेक्षता के कारण क्या थे? गुट निरपेक्षता के कारण थे पश्चिमी गुट जैसे था वो अमेरिकी गुट में शामिल नहीं हो सकता था। जो हमारा पश्चिमी गुट था वो अमेरिकी गुट में शामिल नहीं हो सकता था, क्योंकि इस गुट में अनेक जो है उपनिवेश एवं नक्सलवादी थे। जो पश्चिम में थे लोग रह रहे थे वहां पे क्या अनेक जो हैं उपनिवेशवादी एक प्रकार से कह सकते हैं और नक्सलवादी थे। और भारत जो है सोवियत गुट में भी शामिल नहीं हो सकता था। भारत जो है वो सोवियत गुट में भी शामिल नहीं हो सकता था। सोवियत गुट मतलब एक प्रकार से रूस वगैरह हो सकता था, क्योंकि ये साम्यवादी और विचारधारा स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि भारत को साम्यवादी विचारधारा स्वीकार्य नहीं थी। जो पश्चिम के ईरान वगैरह ये थे तो यहाँ पे नक्सलवाद वगैरह बहुत ज्यादा पनप रहा था, तो इस गुट में भारत शामिल होना नहीं चाहता था और अमेरिकी गुट में भी शामिल नहीं होना चाहता था। और भारत जो है अपनी प्रभुसत्ता संपन्न देश के तहत अपने निर्णय को स्वयं करना चाहता था। भारत जो है एक प्रकार से
मतलब ऐसा देश बनना चाहता था जिसमें वो अपना खुद का निर्णय स्वयं से कर सके, किसी देश से निर्भर ना हो। भारत जो है अपने आर्थिक विकास के लिए अनेक योजनाओं को लागू की, तो जो है विदेश पूंजी की आवश्यकता थी। मतलब जो कई परियोजनाएं यहाँ पे लागू करना, कई सारे यहाँ पे क्राइसिस थे, एक प्रकार से संकट थे कह सकते हैं कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो कई लोग यहाँ से उधर जा रहे थे, शरणार्थी की समस्या हो रही थी, उनको कैसे खाना किया जाए और उनको कैसे रहने का बंदोबस्त किया जाए, ये एक समस्या थी। और भारत के पास पैसा उस समय उतना नहीं था, तो यही कहा जा रहा है कि देशी पूंजी की आवश्यकता थी। कुछ परियोजनाएं यहाँ पे लाई जाएं जिससे जो है रोजगार पैदा हो और देश का प्रोडक्शन हो, देश में प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए जो है पूंजी की आवश्यकता होती थी। तो भारत के पास उतनी पूंजी उस समय नहीं थी, क्योंकि उस समय जो है बहुत ज़्यादा राजनीति मतलब अभी भी हाथ में आई थी, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था इसका। देश के लिए लाभदायक क्या है, जहाँ तक जो है आसान शर्तों में सहायता मिले उसे स्वीकार कर लें। मतलब जहाँ तक जो है आसान मतलब कुछ हो उसे जो है स्वीकार कर लिया जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 ईस्वी में जो हुआ था उसकी बात करें तो पहला जो है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया की जो राजधानी थी वो बेलग्रेड में हुआ था। यूगोस्लाविया की जो राजधानी है वो बेलग्रेड है। वो बेलग्रेड में जो है पहला गुटनिरपेक्ष मतलब सम्मेलन हुआ था, और इसका अध्यक्ष जो थे यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे वो टीटो थे राष्ट्रपति। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो रही थी जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र के राष्ट्रपति जो रहे थे नासिर, और एक प्रकार से टीटू की भी रही थी। टीटू ये जो थे यूगोस्लाविया के जो है राष्ट्रपति थे, और मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे, नासिर थे। तो नासिर की भी भूमिका रही थी। और इस सम्मेलन में 25 देशों ने जो है, ये जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 ईस्वी में, 25 देशों ने इसमें जो है भाग लिया था। इसके बाद जो है 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चीन में साम्यवादी दल की सरकार बन गई। चीन में साम्यवादी दल की सरकार जब बनी तो भारत ने जो है एक प्रकार से 30 दिसंबर 1949 ईस्वी को साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी। भारत ने क्या कर दी, 30 दिसंबर 1949 साम्यवादी चीन को क्या कर दी, मान्यता प्रदान कर दी। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रतिनिधित्व का पूर्ण समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन में जो है चीन के प्रतिनिधित्व को किया जाए, इसका जो है भारत ने पूर्ण समर्थन किया। भारत तथा चीन जो है तिब्बत क्षेत्र के मध्य जो है बड़ी व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य संबंधों पे 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को एक संधि हुई थी। मतलब चीन और तिब्बत के क्षेत्र के मध्य में, चीन के जो तिब्बत क्षेत्र था और व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य संबंधों के विषय में जो है 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को एक संधि हुई थी। यह समझौता 8 वर्षों के लिए किया गया था। मतलब ये समझौता था वो 8 वर्षों के लिए व्यापारिक समझौता एक प्रकार से कह सकते था। चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाओ इन लाई थे, वो जून 1954 ईस्वी में, चीन के प्रधानमंत्री जो थे वो चाओ इन लाई थे, वो जून 1954 ईस्वी में भारत की इन्होंने यात्रा की थी। भारत की यात्रा इन्होंने चाओ इन लाई ने कब की थी, 1954 ईस्वी में की थी। तो इसके बाद जो है अक्टूबर 1954 ईस्वी में नेहरू चीन की यात्रा पर गए थे। अक्टूबर 1954 ईस्वी में नेहरू भी गए थे। मतलब ये जून पे गए थे और ये अक्टूबर पे गए थे। तो पहले कौन आए थे, पहले चाइना के प्रधानमंत्री आए थे। उसके बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री वो चीन की यात्रा पर गए थे। दोनों देश जो है पंचशील आदर्शों पे चलने के लिए इन्होंने निर्णय किया था। मतलब भारत ने जो है पंचशील सिद्धांत बनाए थे एक प्रकार से, उस पे जो है दोनों देशों ने चलने का एक प्रकार से निर्णय लिया। वो पंचशील सिद्धांत क्या थे, दोनों देश जो हैं एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखेंगे। मतलब दोनों देश जो हैं एक दूसरे की अखंडता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। मतलब कि वो देश में एक प्रकार से वहाँ बाहरी जो है हस्तक्षेप, मतलब उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे वहाँ के जो है राज्य, और पारंपरिक सम्मान की भावना भी रखेंगे। पारंपरिक सम्मान की
भावना भी रखेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। अनाक्रमण की नीति का पालन करेंगे। पहले दूसरा था अनाक्रमण की नीति, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा यह था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। एक दूसरे की आंतरिक मामलों में ये जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे और समानता और पारस्परिक लाभ की जो है बात करेंगे। समानता की भी बात करेंगे और ऐसे तथ्यों पर बात करेंगे जिससे जो है पारस्परिक लाभ हो। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को विकास करेंगे। शांतिपूर्वक जो है सह अस्तित्व की भावना का विकास करेंगे। अगला सम्मेलन हुआ था बारडुंग सम्मेलन 1955 ईस्वी में। बारडुंग सम्मेलन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे क्या था और उसके तथ्य बताइए। तो जैसे पूछा जाए 1955 ईस्वी में इंडोनेशिया के जो है बारडुंग में अफ्रीका और एशियाई देशों ने जो है एक सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन का आयोजन भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया ने मिलकर किया था। एफ्रो एशियाई सम्मेलन ने मिलकर के इस सम्मेलन का एक प्रकार से आयोजन किसने किया था? भारत में, म्यांमार और इंडोनेशिया ने मिलकर किया था। इस सम्मेलन में पंचशील सिद्धांतों पर जो है बल दिया गया था। पंचशील सिद्धांतों पर बल दिया गया था। एशिया और अफ्रीका के देशों में संबंध, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया था। मतलब एशिया पे और अफ्रीका के सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो समस्याओं पे विचार विमर्श इसमें किया गया था। और इसी सम्मेलन में तीसरी शक्ति के अभ्युदय का प्रतीक भी माना जाता है। अगला जो हमारा होता था भारत चीन के रिलेशन की अगर जो बात करें तो भारत चीन के रिलेशन की अगर जो हम इसमें बात करें उस समय क्या थे, तो पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर होने के पश्चात 4 वर्षों के लिए चीन जो है प्रगाढ़ मैत्री और हिंदी चीनी भाई भाई का काल रहा था। मतलब 4 वर्षों तक हिंदी चीनी जो है भाई भाई का काल रहा था। इसके बाद जो है इनके संबंधों में जो है खटास आने लगी थी भारत की वजह से, दलाई लामा की वजह से। तो उसके बाद जो हुआ था भारत चीन के संबंधों का प्रथम संकेत 1958 ईस्वी में मिला। संबंधों के बीच तनाव का जो प्रथम संकेत 1958 ईस्वी में मिला, जब चीन के जो प्रकाशन चाइना जो है विक्टोरिया में प्रकाशित चीन के एक प्रकाशन चाइना विक्टोरियल में प्रकाशित चीनी मानचित्रों पे भारत में कुछ प्रदेशों को जो है भारत के कुछ प्रदेशों को चीन के भारत के रूप में दिखाया। चीन के भारत के रूप में दिखाया। मतलब ये कहने का मतलब है चाइना विक्टोरियल में एक प्रकाशित हुआ था इसमें चीन के मानचित्र में भारत के कुछ प्रदेशों को चीन के और भारत के रूप में दिखाया। मतलब कुछ ऐसे प्रदेश थे जो चीन के भी और भारत के इन दोनों के दिखा दिए गए। तो उससे जो है एक प्रकार से यहाँ पे जो है बात आने लगी। उसके बाद इन मानचित्रों में उत्तर पूर्व क्षेत्रों में 36,000 वर्ग मील के भारतीय प्रदेश तथा उत्तर पश्चिम में 12,000 मील वर्ग पर जो है चीन का भाग के रूप में दिखाया गया था। 36,000 वर्ग मील एक प्रकार से जो रहा था उत्तर पूर्व में, वो 36,000 वर्ग मील एक प्रकार से भारतीय प्रदेश को बताया गया। और उत्तर पश्चिम की अगर जो बात करें तो उसमें 12,000 वर्ग मील को जो है चीन का भाग के रूप में दिखाया गया था। इन मानचित्रों से आपत्ति के बाद चीन की सरकार ने जो है अपना ध्यान अनुचित प्रकाशन को एक प्रकार से दिलाया। और उसके बाद में मार्च 1962 ईस्वी की बात है। मार्च 1962 ईस्वी में तिब्बत की जो राजधानी थी लहासा, तिब्बत की राजधानी जो थी लहासा में आकस्मिक विद्रोह प्रारंभ हो गया। इसमें आकस्मिक विद्रोह प्रारंभ हो गया और चीन के जो है प्रकार से विद्रोह इतना भीषण और दमनकारी हो गया। मतलब 1962 ईस्वी में तिब्बत की राजधानी लहासा और चीन में एक प्रकार से विद्रोह प्रारंभ हो गया था। और चीन के विद्रोह इतना भीषण से दमन किया, मतलब चीन ने जो है विद्रोह का इतना भीषण से दमन किया कि वहां के जो एक प्रकार से किया कि तिब्बत की राजधानी जो है धार्मिक प्रमुख जो थे, तिब्बत
के राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख जो थे दलाई लामा को अपनी सत्ता छोड़कर गोपनीयता मार्ग जो है से भारत आना पड़ा। यहाँ से जो है भारत के और चीन के रिलेशंस जो है खटास पैदा होने शुरू हो, मतलब एक प्रकार से हो गई थी। वहां से तो स्टार्ट हुई थी जब चीन और भारत के कुछ क्षेत्रों को एक प्रकार से चीन के भी क्षेत्र दिखाए गए और भारत के भी क्षेत्र दिखाए गए कि ये दोनों के क्षेत्र हैं। भारत ने जो है दलाई लामा को राजनीतिक शरण प्रदान किया, लेकिन इस शर्त पर कि वे भारत की भूमि में चीन के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे। मतलब वो भारत के भूमि पर चीन के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे, इसलिए इनको शरण दी गई थी। और तिब्बत के बाद जो है भारत की सहानुभूति चीन पे सहन नहीं कर सका। मतलब भारत की ये सहानुभूति जो हुई थी वो चीन सहन नहीं कर सका था। अब भारत और चीन के संबंधों में दरार पड़ गई थी। अयोध्या जो है तिब्बत के असंतोष के कारण जो है चीन के दोषपूर्ण तिब्बत नीति थी। चीन की क्या थी? दोषपूर्ण तिब्बत नीति थी। वहां का जो दलाई लामा शासक था तो वहां पे एक प्रकार से काफी विरोध हो रहा था, तो उसके वजह से वहां पे उनको जो है पकड़ने का आदेश दिया, एक प्रकार से मारने का आदेश दे दिया। तो वो भाग के कहाँ के भारत में आकर के शरण ली थी। इसके बाद में भारत और चीन का सीमा विवाद के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।